और ज्यादा और भीड़ मत करना। तो 11 बज चुके हैं, मैं हूं आपके साथ अमन। देखिए अब हालात जो हैं धीरे धीरे थोड़े सामान्य होते नजर आ रहे हैं। पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और हम आपको बता दें सामने की तरफ जो है पुलिस की लगातार वॉर फुटिंग आप देख रहे हैं, फ्लैग मार्च देख रहे हैं, यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, यहाँ पर पुलिस की गश्त यहाँ पर बढ़ा दी गई है। हालात थोड़े से सामान्य है लेकिन तनावपूर्ण अभी भी बने हुए हैं। ये देखिए ये वो जगह जहां पर बताया जा रहा है कि दंगाइयों का सबसे ज्यादा आतंक जो है यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में एक बार आपको बता दूं, एसएन श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बनाए गए हैं। जो कि ज्वाइंट सीपी अब तक लॉ एंड ऑर्डर थे, वो उनको जो है अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। एसएन श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस कमिश्नर, नया दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। लेकिन ये तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं कि किस तरह से आप यहाँ के ओनर हैं। आप जी हाँ। क्या हुआ था सर? यहाँ हम लोग ये कोई नहीं था, या मेरे भाई एक मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरे चाचा की लड़की की आज शादी है, आज बारात आनी है। आज आपके घर में शादी है? हाँ जी, हम लोग सभी परिवार के हम लोग इसमें लगे हैं, बीमारी में और शादी में लगे हुए हैं। यहाँ दंगाई आए और उन्होंने आगे आग लगा दी हमारी इसमें भी, और बराबर में मेरे चाचा की दूसरे की है ये वाली। और ये स्कूल से जो है ना सारी प्रक्रिया यहाँ से चली है। जो स्कूल है यहाँ एक राजधानी पब्लिक स्कूल, यहाँ पे ग्लोल और राइफल वगैरह से गोलियां फायरिंग करी है। कौन थे ये फारूक नाम का कोई फैजल फारूक नाम का जो व्यक्ति है जिसका ये स्कूल है, उस पूरा कुछ भी नहीं हुआ है। और दूसरा स्कूल है एक बराबर में स्कूल है डीआरपी, वो पूरा डैमेज कर खत्म कर दिया, बिल्कुल आगजनी कर दी है उसके अंदर। और पूरी हमारी मार्केट के अंदर सारी दुकानें देखिए आप, सब में माल लूट के ले गए हैं। करीब इसमें 45 से 45 करीब गाड़ी है, 45 के करीब। और बराबर वाली पार्किंग में करीब 60 गाड़ियां हैं सारी। ठीक है, एक बार जितेंद्र शर्मा का रुख कर लेते हैं। एसएन श्रीवास्तव नए दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं, वो खबर वो बता रहे हैं। जितेंद्र, देखिए अमन, जो एसएन श्रीवास्तव है 1985 बैच के ऑफिसर्स हैं दिल्ली पुलिस के, उनको नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वो इससे पहले दिल्ली पुलिस के अंदर तमाम जो अलग अलग पद है उस पर रह चुके हैं। वो जॉइंट सीपी नॉर्दर्न रेंज रह चुके हैं, इससे पहले स्पेशल सेल वो रह चुके हैं, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस। और उसके बाद वो सीआरपीएफ चले गए थे डेपुटेशन पर, और डेपुटेशन पर भी वो सीआरपीएफ के अंदर जो जम्मू कश्मीर जोन है, जब बुरहान वानी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, उस दौरान वो सीआरपीएफ के जम्मू कश्मीर जोन के स्पेशल डीजी थे। उसके बाद वो यहाँ पर अभी स्पेशल डीजी ट्रेनिंग थी सीआरपीएफ के अंदर। और जब ये दंगे हुए दिल्ली के अंदर, उसी दौरान उनको वापस दिल्ली पुलिस में वापस भेजा गया और उनको स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर नियुक्त किया गया। क्योंकि इससे पहले जो अमूल्य पटनायक है वो जनवरी में रिटायर हो चुके थे, लेकिन उनको 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था। उनका एक्सटेंशन कल खत्म होने जा रहा है और कल ही एसएन श्रीवास्तव नए पुलिस कमिश्नर का चार्ज ले लेंगे, यानी कि कल वो दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर का पदभार संभाल लेंगे। और इससे पहले वो तमाम तरह के पदों पर दिल्ली के अंदर रह चुके हैं और कल आधिकारिक रूप से वो अपना पद संभाल लेंगे। जी, तो जितेंद्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। एसएन श्रीवास्तव जो कि कल अब बता रहे हैं वो कि वो नए पुलिस कमिश्नर, नए दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव वो पदभार संभालेंगे, वो जिम्मेदारियां लेंगे। इससे पहले स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर वो रहे, जब ये दंगा हुआ उनको यहाँ पर लाया गया था। स्पेशल डीजी वो ट्रेनिंग रह चुके हैं जम्मू कश्मीर में। वो बताने की डीजी रहे हैं। बुरहान वानी का जब एनकाउंटर किया गया था, जब बुरहान वानी को आतंकी उसको मारा गया था, देश रत्न निगम जी, ये बहुत जरूरी भी था मेरे ख्याल से जिस तरह की सिचुएशन है। एसएन श्रीवास्तव जो कि जम्मू कश्मीर में डीजी रहे हैं, जब एनकाउंटर किया गया था बुरहान वानी का, उनको लाया गया। देखिए, पहले तो अमूल्य पटनायक जी का कार्यकाल समाप्त हो चुका था, वो एक्सटेंशन पे चल रहे थे, किसी जनवरी में, हाँ, किसी नए को आना था। और ये जो चुन के लाए हैं, तो इससे आपको साफ पता लगता है एक आतंकवाद जहां पर चल रहा था, बुरहान वानी वगैरह जैसे आतंकवादी थे, वहां के ऑफिसर को यहाँ लाना साफ बताता है कि वो जो तजुर्बा आतंकवादियों के साथ है उनका वो साथ चल के, मतलब अब दंगाइयों की खैर नहीं ना, सीधी सी बात। देखिए, बिल्कुल दंगाइयों की बिल्कुल खैर नहीं है, ये बात समझ ले। शूट एंड साइट के ऑर्डर भी हैं और जो दंगा फैलाने का, माहौल खराब करने का प्रयास करेगा उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, उसको बिल्कुल बख्शने का काम किया नहीं जाएगा। सरकार ने बिल्कुल कह दिया, अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, किसी को बख्शने का काम नहीं है। लेकिन लगातार जिस तरीके से मैं आग्रह करना चाहूंगा, राजनीतिक दल जो हैं जिस तरीके से अमानतुल्लाह, आप सभी यहीं रहते हैं? आप लोग उस वक्त कहाँ थे जब ये सब हुआ? आप लोग थे क्या यहीं पर?
हम यहीं पर थे, सामने यहीं पर ईंट पत्थर मार हुई थी। राजधानी पब्लिक स्कूल है, यहाँ से बहुत सारे पत्थर हमारे पर, हमारे बहुत सारे भाइयों के ऊपर ईंट पर सर फट गए, उनके काफी बंदूकें भी चलाई है। ये लोग कोई बता सकता कौन लोग थे? ये क्या यहीं रहते थे? सारे मोमडन थे इधर का एरिया। ये इन्होंने सारा कवर कर रखा था। जितना भी यहाँ से राजधानी है सारा कवर कर रखा था। यहीं से गुलेल पत्थर और सारे बम फेंके गए हैं इधर की तरफ। ये सारा बहुत बुरा हाल कर दिया है गाड़ियों का भी। अभी नहीं, एक चीज बताइए ना, ये जो लोग थे ये क्या कोई बाहरी थे, बाहर से आए थे, या ये लोग यहीं रहते थे? बाहर से बुला रखे थे सब बाहर से। इनका पहले से प्लान था इनका। और इसमें सबसे ज्यादा भूमिका निभाई है राजधानी वाले मालिक ने। आपने देखे होंगे रस्से लटके हुए। फैजल नाम है, उसने ही गेट खोला है, उसी ने इन्हें चढ़ाया है ऊपर। 400-500 आदमी चढ़े हुए थे और जो गिलोल बना रखी है वहीं से पथराव हुआ है। कम से कम हमारे 400 बंदे घायल हैं और कईयों के गोली लगी, कई मरे हैं। ये सारी आप इन लोगों को जानते हैं जिन लोगों ने अटैक किया? लैंड ओनर है, मेरी यहीं पे चश्मे दुकान है, मैं ऑप्टिकल शॉप ओनर हूँ। मैं 2:45 बजे यहाँ से मैं रोटी खाना खाने के लिए 15 मिनट फोन आते हैं बस की दंगा हो गया। मैं आके देखता हूँ तो मेरी दुकान टूट चुकी थी। अच्छा, आपकी दुकान भी टूट चुकी थी। तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करके कैसे करके इसी दुकान शटर घेर के उसको बंद किया मैंने। फिर देखता क्या हूँ मैं, फायरिंग हो रही थी स्कूल से और इधर फायरिंग हो रही है और काफी कैजुअलिटी हो चुकी है। गन्स भी थी, बहुत कुछ है। आप देख लीजिए, मैं बताने जो नहीं है, आप देख लीजिए सब कुछ। हमारे दोस्त की लगी और ये 2-4-10 दिन की बात तो है नहीं, ये बहुत पुरानी प्लानिंग थी, हमें नहीं पता। हम तो यहाँ है, हम यहाँ 9 बजे आते हैं। लेकिन अब क्योंकि देखिए दंगा हुआ, बहुत खौफनाक तस्वीरें, बहुत खौफनाक मंजर रहा होगा, लेकिन अब धीरे धीरे अब चीजें थोड़ी सामान्य होती नजर आ रही है। वो अमन का मार्च एक तरीके से अब शांति मार्च निकाला जा रहा है। मुस्तफाबाद से विशाल की रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार। हम इस वक्त मुस्तफाबाद इलाके में मौजूद हैं और यह इलाका सबसे ज्यादा दंगों से प्रभावित रहा है। तस्वीरें सीधे तौर पर आप देख सकते हैं किस कदर यहां पर हंगामा मचाया गया, किस कदर उपद्रवियों ने यहां पर दुकानों को, घरों को निशाना बनाया और सामानों को नुकसान पहुंचाया। आज ये का दिन, शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज का दिन होता है और आज हम यही लोगों से अपील करते हैं कि शांति बनाकर रखें। शांति मार्च जी न्यूज का आप अलग अलग हिस्सों से दिल्ली के देख सकते हैं, लेकिन ये तस्वीरें भी आपको दिखानी बेहद जरूरी है कि किस कदर दंगाइयों ने पूरी दिल्ली को जलाने की कोशिश की। यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा। आप दुकान देख सकते हैं, घर देख सकते हैं। सब पत्थर मारे जी और ऊपर से गोली चला रहे थे और हमारी दुकान भी तोड़ दी, जला दी सब और मारपीट करी। पहले तो सामान लूटा है उन्होंने, उसके बाद 20 कट्टे लेके गए हैं, उसके बाद आग लगाई है, बच्चे कुछ उसमें आग लगाई है। मैं ही बैठता हूँ इस दुकानों पे, शॉप पे मैं ही बैठता हूँ। हम इस दुकान के अंदर बंद थे, तो दुकान बंद करने के बाद बाहर से वो आग लगाने लगे। हम निकल के भगे तो उन्होंने निकलते ही आग लगा दी दुकानों में। पहले सामान भर के ले गए, फिर आग लगा दी। जितनी भी लुटाई हुई है यहाँ पे, जितना भी कुछ भी हुआ है, जो भी आगजनी हुई, उससे पहले लूट मार हुई है, उसके बाद आग लगाई गई है दुकानों को। ताहिर हुसैन जी के घर पे वो आप कह रहे हैं मैं बेगुनाह हूँ, सारी वीडियोज है हमारे पास, वो सब लीक हो चुका है और जी न्यूज ने दिखा भी चुका है। तो प्लीज उसको बचाया ना जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। खून पसीने की कमाई से इन लोगों ने अपनी इस दुकान को खड़ा किया होगा। अपने आंखों के सामने जब इन्होंने जलते देखा होगा तो इनके ऊपर क्या बीती होगी। अब यही मांग ये कर रहे हैं कि जो भी इसके पीछे हैं, जिसने भी ये साजिश की है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बार बार जी न्यूज अपील करता है शांति बनाकर रखिए, लेकिन इन दंगों का कोई भी गुनहगार बचना नहीं चाहिए। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। तो विशाल पांडे की रिपोर्ट आपने देखी मुस्तफाबाद से, लेकिन इसी तरह की अलग अलग तस्वीरें अलग अलग इलाकों से शांति बहाली की कोशिशों की, अमन की, तमाम इस तरह की कोशिशें अलग अलग इलाकों से अब देखने को मिल रही है। राजूराज की ऐसी रिपोर्ट। दिल्ली दंगों को लेकर तमाम संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, जुम्मे का दिन है और काफी संख्या में लोग जुम्मा अदा करने के लिए निकलते हैं। इसलिए तमाम संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये शेरपुर चौक है, नॉर्थ ईस्ट इलाके का शेरपुर चौक है। यहाँ पर आरएएफ जवानों को लगातार तैनात किया गया है। तमाम जो आरएएफ के ऑफिसर्स हैं यहाँ मौके पर मौजूद हैं पूरी टीम के साथ,
और लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है इलाके में, ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो और दोबारा किसी तरह की जो तमाम जो छिटपुट घटनाएं हो रही थी उसमें कमी आए। लगातार ये लोग 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि रूमर्स काफी ज्यादा इन इलाकों में फैल रही है। लगातार ऐसी खबरें आती है कि एक जगह दूसरी जगह आग लगा दी गई है, आगजनी हो रही है। तो ऐसे रूमर से बचने के लिए लगातार 24 घंटे आरएएफ के जवान या तमाम जो सिक्योरिटी फोर्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो यहां पर काम कर रही है ताकि रूमर से बचा जाए। और इलाके में फ्लैग मार्च किया जा रहा है और सुरक्षा इन तमाम जगहों पर बढ़ा दी गई है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो इलाके में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, शांति बहाली की कोशिशें की जा रही हैं, पीस मीटिंग्स जो होती हैं अलग अलग समुदायों के बीच वो की जा रही है, पुलिस अधिकारी अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हाई कोर्ट में दिल्ली हिंसा को लेकर जो है वो सुनवाई वहां पर भी शुरू हुई है। 5 अलग अलग याचिकाएं दिल्ली हिंसा को लेकर, दंगों को लेकर दायर की गई थी और उसी को लेकर जो है वो सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में भी शुरू हो चुकी है। 5 अलग अलग याचिकाएं दिल्ली हिंसा को लेकर दायर की गई थी। आप में से कोई आप बता रहे थे ना, यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर ये स्कूल के ऊपर बिल्डिंग से है, काफी की संख्या में, मतलब बच्चों वाली बताओ। हाँ, बच्चों को पहले अपने निकाल के ले गई है। बच्चों को 11:30-12 के लगभग ले गए। हम तो खैर 2:30 पौने यहाँ से जा चुके थे यहाँ पे अपनी ड्यूटी के हिसाब से। आपको बता दें, दिल्ली हिंसा मामले में एक बार जो खबर है, एक बार खबर बता देता हूँ। दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई शुरू हुई है। सीए के विरोध में शाहीन बाग के अलावा 8 जगहों पर रोड बंद किए जाने के खिलाफ ये याचिका दायर की गई। जो 8 अलग अलग जगह पर रोड बंद की गई है उनके खिलाफ ये याचिका दायर की गई है। आपको बता दें, नोटिस जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस को नोटिस किया। 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। 30 अप्रैल को अब अगली सुनवाई होगी। शाहीन बाग के अलावा 8 अलग अलग जगहों पर जो रोड बंद की गई है उसके खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी और हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। मतलब और भी शाहीन बाग ना बने, यही कोशिश शायद हाईकोर्ट की। पूरे दिल्ली को और पूरे देश को शाहीन बाग बनाने की कोशिश, बंधक बनाने की कोशिश की जा रही है। पूरा सीरिया, देखिए सीरिया आज यहाँ पर खुल उठ के आ गया है। जिस तरीके से आज दिल्ली में ही नहीं, आज शाहीन बाग में नहीं, आज अजमेरी गेट चले जाइए, तुर्कमान गेट चले जाइए, चाहे निजामुद्दीन चले जाइए, चाहे हमारे खजूरी हमारे पड़ोस में चले जाए, चाहे यहाँ पर देख लीजिए, हर जगह इस तरीके से बंधक बनाने का माहौल। और एक अभी पूर्वी दिल्ली में रहते हैं ना, पूर्वी दिल्ली में रहता हूँ, लगातार आप देखिए, लगातार जिस तरीके से पूरी दिल्ली को, मैं कहूंगा पूरी दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश में लगे हुए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, उनको षड्यंत्र कौन कहता है कि मेरे ख्याल से के साथ है। लेकिन देशरतन जी, ये तो हर कोई अब मानेगा कि 70 दिन तक चलने दिया, पहले अगर रोक दिया जाता तो शायद ये स्थिति ना होती। देखिए पहला मैं बताऊं, देखिए मैं बताऊं पहले कि बीच में दिल्ली के इलेक्शन आ गए और जो दिल्ली पुलिस थी वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में चली गई। उसमें होम मिनिस्ट्री का उस वक्त कोई उस पर कंट्रोल नहीं था। जब तक इलेक्शन होते प्रशासन सारा इलेक्शन कमीशन के साथ था। और इलेक्शन चुनाव की तारीखों के बाद थोड़ी ना बैठे थे। नहीं, देखिए उसके चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद थोड़ी ना बैठे थे, वो लोग तो शुरुआत से बैठे हुए हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तो दिसंबर महीने से बैठे हुए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया। सारे बहाने रेडी है ना सर? बहाने नहीं, देखिए ये तथ्य हैं, बहाने नहीं, ये तथ्य हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाना ये बहाना नहीं है, वो तथ्य है। और उन्होंने इंटरलोक्यूटर बीच में अपना बनाए जिससे कि वो बात करें, वो भी फेल हो गए। देखिए कहीं ना कहीं सीएए का विरोध है ना, वो सांप्रदायिक हो गया है और वहीं से ही आपको समझना पड़ेगा कि ये सीए का विरोध नहीं है जिसकी नागरिकता नहीं जाती। ये लोग जो आए थे, जिन्होंने अटैक किया था, ये इन लोगों का क्या मकसद क्या था, कुछ पता लगा? जी मैं बताता हूँ। इन लोगों का मकसद ये है कि अगर ट्रंप जी यहाँ आए हुए थे और जो ट्रंप जी यहाँ आए हुए थे तो इसको इंटरनेशनल कैसे बनाया जाए, देश को कैसे बदनाम किया जाए और दंगा किस तरीके से भड़काया जाए, इनकी ये साजिश इनकी पहले ही प्लानिंग थी। और हिंदुओं को तो इस बात का समझ में नहीं आया। ये लोग तो जैसे कि रात में यहाँ चांदबाग की इस पे पुलिया पे, ब्रजपुरी की पुलिया पे ये लोग इसका लिए प्रदर्शन करते रहते थे तो कभी आ जाते थे, चले जाते थे। तो लेकिन क्या सिर्फ आपको लगता है, सिर्फ राजू राज का मैं एक में रुक कर रहा हूँ, बस 30 सेकंड में मैं आपके पास, राजू आपके पास आ रहा हूँ, क्या सिर्फ ये देश को बदनाम करने के लिए ये इतना बड़ा प्लॉट, या ये एक तरीके से जंग है? ये तो जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, जिस बेरहमी से अंकित शर्मा को मारा गया चाकू गोद के, ये तो 400 बार उसकी सोचिए, हैवानियत सोचिए, उस दिमाग में सोचिए, आते निकाल दी 400 बार उसके, उस माँ के बारे में सोचिए जिस माँ ने उसको। ये तो कुछ खुन्नस वाली चीज है। कुछ आप लोगों को कुछ पता लगा कौन थे ये लोग, क्या चाहते थे?
कल के अलावा बाहर के बंदे भी देखे, बाहर के थे, बाहर के बंदे आए हुए हैं जो यहाँ छतों पे चढ़े हुए हैं, मगर यहाँ के कुछ लोकल का जो समर्थन था उनके पास, जो वहाँ पे चढ़ के छतों पे चढ़ के उन्होंने। खुन्नस क्या थी, दिक्कत क्या थी? हम लोगों ने मेरे को एक मिनट ना, जो हुआ बता दिया, दिक्कत क्या थी, खुन्नस क्या थी? खुन्नस तो कुछ नहीं थी, किसी की खुन्नस कुछ नहीं, केवल एक जनून। क्यों किया इन्होंने ये सब? जनून था, कुछ नहीं, केवल एक जनून था। इसमें कुछ हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता इसके अंदर, केवल इसके अंदर एक भारी भीड़ का जनून है और कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोगों को साथ में ही रहना है, साथ में ही कुछ कर रहना है। वही सवाल है ना, अब तक उस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि क्या मोटिव क्या था, क्यों ये दंगा हुआ, क्यों? और ये दंगा नहीं है, ये मेरे को लग रहा है जैसे आप यहाँ आएंगे ये देखेंगे तो ये एक तरीके से जंग है। मतलब जो हाल किया, जिसमें पेट्रोल बम है, जिसमें आपको बता दें इस दंगों की आग में 38 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। उसमें से एक आप जानते हैं अंकित शर्मा जो कि आईबी के ऑफिसर थे, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कितनी बेरहमी से उनका कत्ल किया गया, किस तरह से स्टैबिंग की गई लगातार, किस तरह से चाकुओं से गोद गोद कर अनगिनत बार उनकी हत्या की गई, वाकई हैरान कर देने वाली है। दिल्ली के चांदबाग इलाके में दंगों के दौरान मारे गए आईबी के कांस्टेबल अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंकित शर्मा की हत्या बड़ी बेरहमी से की गई थी। अंकित के पूरे शरीर पर चाकू के कई निशान मिले हैं। अंकित के पेट और सीने में चाकू के निशान मिले हैं। अंकित के शरीर पर चाकुओं के इतने गहरे वार किए गए हैं कि आंतें तक बाहर निकल आई थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने किसी के शरीर पर इतने जख्म कभी नहीं देखे। इस मामले में अंकित के पिता रविंद्र कुमार की शिकायत पर नॉर्थ ईस्ट जिले के दयालुपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें अंकित की हत्या का शक आम आदमी पार्टी के सस्पेंडेड नेता और इलाके के पार्षद ताहिर हुसैन पर जताया गया है। बुधवार जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी से बातचीत में अंकित के भाई ने भी इस हत्या में ताहिर हुसैन का नाम लिया था। ताहिर हुसैन एक निगम पार्षद है, उसका मकान है, उस मकान में खींच के ले गई। ये मुझे पता नहीं वो उनको सपोर्ट कर रहा है या कैसे क्या कर रहा है, पर उसके मकान में ले जाके वहाँ पे यहाँ से 4 लड़कों को लेके जाएगा, 4 लड़कों को गए लेके। चारों लड़कों में अभी 3 लड़कों की बॉडी मिल चुकी है, एक की बॉडी नहीं मिली। अंकित शर्मा का शव दिल्ली के चांदबाग इलाके के एक नाले से मिला था। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में राजकीय सम्मान के साथ अंकित का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पैतृक गांव इटावा में अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा ने मुखाग्नि दी। अंकित शर्मा को आखिरी विदाई देने के लिए कई गांवों के लोग जमा हुए थे। डीएम, एसपी और आला अधिकारियों के साथ पुलिस के जवानों ने अंकित शर्मा को अंतिम विदाई दी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी अंकित शर्मा की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इसी बीच एक वीडियो आया है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब इंटेलिजेंस ब्यूरो के कांस्टेबल अंकित शर्मा पर चांदबाग की दंगाई भीड़ ने हमला किया। इस वीडियो में भीड़ एक शव को नाले में फेंकती हुई दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों को लेकर शक जताया जा रहा है कि इसमें दिखाई दे रहा शव अंकित शर्मा का हो सकता है। काफी दूर से शूट किए गए इस वीडियो में हालांकि किसी का भी चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सैकड़ों की तादाद में मौजूद दंगाई भीड़ को इसमें साफ साफ देखा जा सकता है। हालांकि जी मीडिया इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। और आपको बता दें आंकड़ा बढ़ गया है, डेथ टोल लगातार बढ़ता जा रहा है। दंगों की आग में मैंने आपको 38 बताया था, अब जो मुझे खबर मिल रही है 39 लोगों की जान जा चुकी है इस दंगों की आग में, और 39 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। लेकिन जी न्यूज लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप किसी के बहकावे में मत आइएगा। सोशल मीडिया पर अगर आप कोई वीडियो देखते हैं उसको आप बिना सोचे समझे फॉरवर्ड मत कीजिएगा, उसको देखिएगा, परखिएगा सही वीडियो, क्योंकि अभी भी कुछ ताकतें हैं जो अभी भी शायद भड़काने या सुलगाने में लगी हुई, जिनका शायद अभी भी मन नहीं भरा है।
39 लोगों की जान जा चुकी है। जी न्यूज लगातार आप अपील कर रहा है, शांति बनाए रखे, संयम बरते। मुश्किल समय है दिल्ली के लिए, देश के लिए, संवेदनशील होने की जरूरत है। लेकिन सबसे जरूरी चीज, किसी के बहकावे में मत आइएगा। बहुत लोग हैं जो भड़काने वाले गैंग है, भड़काऊ गैंग हैं, वो आपको शायद भड़काने की कोशिश करेंगे, आपको सुलगाएंगे, उकसाएंगे, लेकिन खुद सामने निकल कर नहीं आएंगे, आपको सामने करके दंगा कराएंगे, खुद एसी कमरों में बैठ जाएंगे। किसी के भड़कावे में मत आइएगा, शांत रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लें।